भारत ने अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिकता और ज्ञान के भंडार से विश्व को अनूठी भेंट दी है। भारत प्राचीन काल में शिक्षा का एक अनूठा केंद्र था। इतिहास के पन्नों में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने भारत को एक बार फिर ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया था। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद के इस सपने को साकार करने का विश्वास दोहराया कि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वो विश्व का नेतृत्व करती होगी, वो विश्व की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती होगी। मेरी स्वामी विवेकानंद जी की इस दीर्घ दृष्टा पर अपार श्रद्धा है और इसलिए मैं भी विश्वास से कहता हूं कि विवेकानंद जी कभी गलत नहीं हो सकते। भारत की विदेश नीति का मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना रहा है और भारत ने अपने इसी नीति को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत माना है। दुनिया जब कोविड महामारी से जूझ रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इसी संकल्प के अनुरूप आगे बढ़कर निर्णायक नेतृत्व किया। भारत ने अपने देश की जरूरतों के बावजूद 123 साझेदार देशों को दवाई की आपूर्ति की। इस साल जनवरी में भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की। भारत ने कोविड रोधी टीकों की 6 करोड़ 63 लाख से अधिक खुराक का निर्यात किया, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख खुराक अनुदान के रूप में दी गई। श्री मोदी ने इस साल अप्रैल में रायसीना शिखर सम्मेलन में कहा था कि भारत ने 80 से अधिक देशों को टीकों की आपूर्ति की है। During this pandemic, in our own humble way, within our own limited resources, we in India have tried to walk the talk. We have tried to protect our own 1.3 billion citizens from the pandemic. At the same time, we have also tried to support the pandemic response efforts of others. In our neighborhood, we have encouraged a coordinated regional response to the crisis. भारत की वैक्सीन मैत्री की पहल की दुनिया भर में सराहना हुई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को कोविड रोधी टीकों की आपूर्ति करने के लिए भारत की प्रशंसा की है। I know that in India there is a very high level of production, both of Indian developed vaccines, and I think there is a very important perspective of also others, and we are in contact with Indian institutions for that, and we strongly hope that India will have all the instruments that are necessary to play a major role in making sure that a global vaccination campaign becomes possible. I think that the production capacity of India is one of the best assets the world has today, and I hope the world understands that it must be fully used. वेस्ट इंडीज के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस गेल ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत जमैका को वैक्सीन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। Honorable Prime Minister Mr. Modi, people of India, the government of India, I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. We appreciate it. Thank you so much. भारत ने मिशन सागर के अंतर्गत श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में चिकित्सा सहायता टीमों, कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं और आवश्यक खाद्य पदार्थों की खेप भारतीय नौसेना के जहाजों के जरिए भेजी। मिशन सागर क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और विकास के लिए प्रधानमंत्री की परिकल्पना से प्रेरित है और भारत इस क्षेत्र में पहले उत्तरदाता के रूप में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति की अनूठी विशेषताओं में से एक छोटे, मध्यम और बड़े देशों के साथ राजनयिक पहुंच रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री के स्तर पर रिकॉर्ड संख्या में यात्राओं का सिलसिला चला।
2014 में सत्ता संभालने वाली नरेंद्र मोदी सरकार का पहला कार्य अपनी पड़ोसी पहले नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अनावरण करना था। सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को श्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत ने अपनी पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप पिछले साल मार्च में सार्क राष्ट्राध्यक्षों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना वायरस आपात कोष का प्रस्ताव रखा था, जिसका सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया और अपनी सहमति व्यक्त की। भारत ने इसमें प्रारंभिक योगदान के रूप में $1 करोड़ दान देने की घोषणा की। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। आसियान के साथ भारत का संबंध इसी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसकी नींव है। आसियान देशों के नेताओं ने 2018 में भारत के 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होकर अभूतपूर्व भाव प्रदर्शन किया। भारत आसियान को क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के अपने हिंद प्रशांत विजन के केंद्र में रखता है। अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को मिलाकर भारत के 2 करोड़ प्रवासी पूरी दुनिया में फैले हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य विदेशों में उनकी उपस्थिति से अधिकतम लाभ प्राप्त करना और उनके हितों की रक्षा करना है। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने ह्यूस्टन, टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। ये कार्यक्रम उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण बन गया। गुड मॉर्निंग ह्यूस्टन, गुड मॉर्निंग टेक्सास, गुड मॉर्निंग अमेरिका। Greetings to my fellow Indians in India and around the world. पाकिस्तान के बारे में भारत ने आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते की नीति अपनाई है। सितंबर 2016 में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के दुश्मन को नए भारत के उदय का संदेश दिया गया। मैं प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण वर्तमान केंद्र सरकार के जो नीति है उनके सूझबूझ से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। भारतवर्ष विश्व के अन्य देश जो विकास के दौर में पीछे छूट गए थे उनको भी सहयोग प्रदान करती है और यह सरकार दूसरों के साथ भी मिलजुल करके आपसी सामंजस्य और साहचर्य का परिचय दे रही है। मैं बलराज बख्शी हूँ। मैं उर्दू का शायर हूँ और अफसाना निगार हूँ। ये आज का भारत जो है ये 50 साल पुराना भारत नहीं है। आज की पॉलिटिकल लीडरशिप में और उस दौर की पॉलिटिकल लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारी पॉलिटिकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, अंदर जाके घुसकर मारती है, उनके आतंकवादी जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको तबाह करने में सक्षम है हम लोग। तो आज जो अगर ऐसा कोई चैलेंज हिंदुस्तान को सामने आता है तो हम आसानी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। भारत के मौजूदा मजबूत नेतृत्व ने चीन को अपनी आक्रामकता कम करने के लिए विवश किया है। 2017 में डोकलाम में भारतीय सैनिकों का आगे बढ़कर डटे रहना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे कूटनीतिक दक्षता के साथ हल किया गया। भारत ने पिछले साल लद्दाख गतिरोध के दौरान चीन को कड़ा संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में अपने संबोधन में कहा कि दुनिया को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। भारत ने कई चुनौतियों के बावजूद अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत न केवल काबुल से अपने नागरिकों और अफगान सहयोगियों को निकाला, बल्कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को भी सम्मान पूर्वक वापस लाया गया। आज दुनिया भर में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर संकट में गिरता है तो भारत पूरे सामर्थ्य से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कोरोना काल हो
या फिर अफगानिस्तान का वर्तमान संकट, दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया। भारत ने इस वर्ष की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 8वां कार्यकाल शुरू किया। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों और समावेशन के लिए लगातार जोर दे रहा है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका का समर्थन दिया। क्वाड का उदय, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, भारत की एक और बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका में हाल ही में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन ने दिखाया कि भारत एक उभरती हुई विश्व व्यवस्था में मायने रखता है। भारत जलवायु न्याय के लिए अग्रणी के रूप में भी उभरा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के लिए गठबंधन, भारत एक बड़े वैश्विक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में लंदन के वेम्बले स्टेडियम में एक भाषण में किया था। 2014 के बाद से भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर के निर्माण में पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया है। विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भारत के वैश्विक कद का उदय, योग और आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता और कोविड महामारी के दौरान विश्व में अभिवादन के रूप में नमस्ते को अपनाना भारत की सॉफ्ट पावर के उदाहरण हैं। कोविड महामारी के बीच दुनिया भर में योग की प्रासंगिकता काफी बढ़ गई है। आज योग को भारत की सॉफ्ट पावर के स्तंभों में से एक माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में अपने भाषण में कहा था कि योग कोविड प्रभावित दुनिया में आशा की किरण बना हुआ है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। इस मुश्किल समय में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है। गांधीवादी दर्शन और विचारधाराएं दुनिया को इस महान राष्ट्र का एक और तोहफा है। 2018 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में 124 देशों के कलाकारों ने वैष्णव जन तो गाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गयाना के एक कलाकार द्वारा बापू के पसंदीदा भजन का ये मधुर गायन हर किसी को भाव विभोर कर सकता है। वैष्णव जन तो तेने गाए जे पीड़ पराई जाने रे। दुनिया भर में लोग भारत को सम्मान की नजर से देखने लगे हैं और 125 करोड़ भारतीयों के लिए ये बड़े गर्व की बात है। भारत ज्ञान और नवाचार के केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत तेजी से कदम बढ़ाते हुए पूरे विश्व में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है।